नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे राष्ट्र के निर्माताओं। आज हम एक शानदार जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पर राजेश जोशी जी ने एक शानदार वाली रचना लिखी है, उसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यदि अपने पास यहाँ पर ये टाइटल आता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्या भारत के संविधान को आप जानते हैं? क्या भारत के संविधान को आप जानते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है कि कितनी उम्र तक का बच्चा जिसको काम पर जाना चाहिए? क्या भारत के संविधान के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जो आम तौर पर ये कहता है कि बच्चा इतने उम्र से कम उम्र में वो काम पर नहीं जा सकता? तो इट मीन्स हमारे पास इन प्रश्नों के उत्तर में कहीं ना कहीं ये मान करके चलता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों की जानकारी रखते हैं या आपके पास जानकारी है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर राजेश जोशी का जो धुआंधार वाला पार्ट लिखा हुआ है, उस पार्ट के बारे में अपने को यहाँ पर चर्चा करना है। ये दो इमेज इसी प्रकार से हमको बताने का प्रयास कर रही है कि बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं। अब अगर बच्चा काम पर जा रहा है तो ये जो कवि साहब है राजेश जोशी जी, वो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो क्या ऐसा मैसेज है जिसकी सहायता से उनको इस पर यहाँ पर कविता लिखनी पड़ी, और उसके साथ साथ में यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जिसकी सहायता से जो है आपको यहाँ पर पढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। इट मीन्स आप भी यहाँ पर इस भावी दुनिया के राष्ट्र निर्माताओं में से एक के रूप में अगर आपका नाम लिखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति के कारण कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चों को काम पर जाना चाहिए, या फिर यहाँ पर राजेश जोशी जी कहते हैं कि इन्हें विद्यालय जाना चाहिए या पाठशाला जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? इन्हें गेंदों के साथ खेलना चाहिए, इन किताबों के साथ पढ़ना चाहिए, या फिर इनकी किताबों को दीमक खा जाए, या फिर इनकी गेंदों को ऐसा तो नहीं है कि कोई अंतरिक्ष जो है वो निगल गया हो। तो इस प्रकार की बातों को इसमें यहाँ पर धुआंधार एक कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन नो डाउट एक बार अगर हम यहाँ पर इस पे कॉन्सेप्ट अगर सुन लेंगे तो फिर अपना प्रश्न भी इसमें गलत नहीं होगा। चलते हैं यहाँ पर। राजेश जोशी नाम है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक कविता के रूप में आपको ये पूरा का पूरा टाइटल मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से जब इसमें आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट जो है, जैसे है कि हम परिचय के बारे में देखें। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में, मतलब स्वतंत्रता के पहले, है ना, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आप स्वतंत्र हुए। तो 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में, तो आप लोगों के लिए प्रश्न ये है मेरे प्यारे विद्वानों कि ये जो नरसिंहगढ़ आता है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है? क्या आप ये निकालने में यहाँ पर सक्षम हैं? फिर अगर आप इसके बाद में यहाँ पर एक दो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि यदि ये मध्य प्रदेश के इस जिले में आता है, जो मेरे साथी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, क्या वो भी लिखने का प्रयास करेंगे कि नरसिंहगढ़ कौन से जिले में आता है? क्योंकि अगर वो ऑप्शन आ गया तो कहीं आपका उत्तर गलत ना हो जाए। तो आपको जो है इसमें यहाँ पर एक खोजी प्राणी के तौर पर इसका ये पता लगाएं कि नरसिंहगढ़ कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में इनका जन्म होता है। और कब? आंसर है 1946 में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन, इट मीन्स यहाँ पर ये पत्रकार भी रहे और अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। तो यहाँ पर इनके अगर व्यवसाय को देखें तो पत्रकारिता आ गया, अध्यापन वाला आ गया और नाट्य रूपांतर आ गया। लेकिन आम तौर पर ये प्रश्न यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पाठ का उद्देश्य जो धुआंधार वाला है वो आपको एक अलग ही दिशा में ले जाता है। और यहाँ पर आज ऐसे 2-3 शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न इसमें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको भी मजा आ जाएगा कि जो हाई स्कूल सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम 2 अगस्त 2023 को हुआ था, उसमें भी वहां पर उन प्यारे क्वेश्चनों को उन्होंने किस रूप में पूछा, है ना। तो कुछ लघु फिल्मों के लिए भी पटकथा लेखन का कार्य भी किया। मतलब आपके पास यहाँ पर ये इतने पॉइंट हो गए कि पत्रकारिता वाला काम, अध्यापन वाला काम, नाट्य रूपांतर वाला काम, फिल्मों वाला काम कहीं ना कहीं ये करते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला पॉइंट आपके पास आता है कि उन्होंने भर्तृहरि, मतलब 2 फेमस विद्वान हैं जिनकी रचनाओं का अनुवाद करने का काम इन्होंने किया। तो एक नाम आपके पास यहाँ पर भर्तृहरि आता है और दूसरा नाम आता है यहाँ पर व्लादिमीर मायाकोव्स्की। एक नाम भर्तृहरि याद रखना आ सकता है, एक नाम भर्तृहरि और दूसरा नाम है व्लादिमीर मायाकोव्स्की।
की कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया। तो जो भर्तृहरि की जो रचना है उसका अनुवाद किया इस नाम से, भूमि का कल्पतरु। यह भी पूछा जा सकता है कि राजेश जोशी ने भर्तृहरि की कविता का अनुवाद किस नाम से किया, तो भूमि का कल्पतरु। यह भी 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के याद होगा। फिर यहाँ पर व्लादिमीर मायाकोव्स्की, ये रूस के रहने वाले हैं, व्लादिमीर मायाकोव्स्की की कविता का जो अनुवाद है वो उन्होंने इस नाम से किया, पतलून पहिना बादल। पतलून पहिना बादल इस नाम से यहाँ पर किया। तो ये दोनों अपने आप में यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में या फैक्ट में यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब सोचिए कि अगर रूस का किया तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कवि को जब अगर अनुवाद करता है तो अनुवाद की जानकारी होगी, क्या रूसी भाषा की जानकारी होगी? आंसर यस। तो ये यहाँ पर विद्वान आदमी तो थे, कहीं ना कहीं इनको अंग्रेजी का भी ज्ञान था, रूसी का भी था, जर्मन का भी था, और इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले थे। और कहा भी जाता है कि जो जितना मल्टीलिंग्विस्टिक होगा, जो जितनी भाषाओं को जानने वाला होगा, वो उतना ही बुद्धिमान होता है, ऐसा भी माना जाता है। और ये विशेष करके हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और आदि में यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है ना। ये पॉइंट आते हैं कि इनके अनुवाद अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। फिर आगे प्रमुख काव्य संग्रह, जैसे बाई चांस प्रश्न आ जाए कि राजेश जोशी का निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनका एक काव्य संग्रह है। हाँ, मिट्टी का चेहरा, ये भी इनका काव्य संग्रह है। नेपथ्य में हंसी, ये भी इनका है। और दो पंक्तियों के बीच इसके लिए तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है ना। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर कम से कम 3-4 रचना है जिसको अपन याद रखने का प्रयास करें कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये जो है इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। फिर आगे इन्हें कुछ पुरस्कार मिले हैं। प्रश्न ऐसे बनते हैं जहां पर एक नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, दूसरा नाम आता है मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान पुरस्कार, और एक नाम इसमें यहां पर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जिस रचना के लिए मिलता है वो पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है, तो दो पंक्तियों के बीच इस रचना के लिए इनको मिलता है। कब? आंसर आता है 2002 में। और प्रदेश शासन का शिखर सम्मान को कब मिलता है? 2002-03 का साहित्य के क्षेत्र का, क्योंकि शिखर सम्मान क्षेत्र कला के क्षेत्र में, रूपंकर के क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। यदि पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के जीएस के अंदर अगर आप अध्ययन करोगे तो यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र का सत्र 2002-03 का मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी राजेश जोशी जी को मिला हुआ है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 2002 वाला। और कौन सी रचना के लिए? तो दो पंक्तियों के बीच, इस बात के लिए यहाँ पर मिला है। अपने को याद रखना चाहिए, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ें तो अगला पॉइंट अपने पास यहाँ पर जाता है इसमें कि राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। मतलब मेन फोकस आप इसका इनका यहाँ पर पकड़ने का प्रयास करें। गहरे सामाजिक प्रभाव, सामाजिक अभिप्राय। बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए कि बच्चों को काम पर भेजोगे? इसका मतलब है कि बाल श्रम की बात कर रहे हो। तो ये हमारा समाज कहाँ गया जो यहाँ पर बच्चों से काम करवा रहा है? तो इट मीन्स यहाँ पर सामाजिक अभिप्राय हो गया। तो आंसर आता है यस। सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त होता है। जनरली यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि इनकी जब कविताएं लिखते हैं तो कविताओं के अंदर किस प्रकार की भाषा, तो स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज आदि आता है इसमें। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष। शानदार पॉइंट है कि मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष। अरे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मानवता नष्ट हो रही हो। तो मनुष्यता को बचाए जाने का एक निरंतर संघर्ष, ये दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, दुनिया का नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल होता हुआ दिखाता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो तौर पर राजेश जोशी जी के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर प्रस्तुत पाठ का दृष्टिकोण आपको किस दिशा में ले जाता है? बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा। बस बच्चों से उनका बचपन
छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त करते हैं यहाँ पर कविता। इस कविता के माध्यम से बच्चे काम पर जा रहे हैं। शानदार प्रश्न मैं बताऊंगा जो उसमें अभी यहाँ पर अपने को मिले भी हैं सिलेक्शन टेस्ट में, है ना। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे, यार बच्चे हैं उनको खेलना चाहिए, अरे बच्चे हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए, और बच्चे हैं जिनको जीवन की उमंग जीनी चाहिए उससे वंचित हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, खेल से वंचित हो गया। खेलने के लिए गेंद नहीं है, पाठ में कह देते हैं कि क्या गेंद अंतरिक्ष में चली गई है क्या। यहां पर शिक्षा के लिए जो है किताबें नहीं है तो बोले दीमक खा गए हैं क्या। इस कविता में यहां पर इस प्रकार से उसका जिस्ट पूरा आता हुआ दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा और यही पीड़ा, यही जो है इस पीड़ा के कारण पूरी की पूरी ये कविता लिख दी जाती है। हालांकि कविता जो है बहुत छोटी है। अब यहाँ पर एक दो बातें ये भी जान लेना चाहिए कि संविधान के संदर्भ में यदि अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। उस अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर अनुच्छेद 24, जो बाल श्रम का निषेध करता है। मैंने अभी आपसे यहां पर प्रश्न पूछा था कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख करके दें कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों को यहां पर कहता है कि बच्चों से इतनी उम्र तक के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। तो एक तो बात आता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 और विशेष करके वहां पर कितने वर्ष के उम्र तक के बच्चों की बात की गई है। तो आंसर आता है कि 14 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए। ये जो है यहाँ पर स्पष्ट इसमें उल्लेख होता है। तो पाठ के साथ आपको जानकारी ये देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें कि अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। नियोजन मतलब उनको एम्प्लॉय नहीं दिया सकता है, आप वहां पर जो है उनको काम नहीं करा सकते हैं। फिर आगे जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा जाए, है ना, किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। दो बातें याद रखना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है 24, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना है, आंसर है यहाँ पर 14। इससे ज्यादा जो है आपको इसमें यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलता हूं मैं सीधा यहाँ पर कविता की तरफ। कविता है आपके पास, पढ़ी हुई होनी चाहिए, सीधे प्रश्न मिलता है वो आपको उसमें हो। जैसे आया, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का नाम ही है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपका प्रश्न ये हो गया इसमें कि जो सड़क है वो सड़क जो है वो किससे यहां पर ढकी हुई है। तो आपको इसमें यहां पर उत्तर देना पड़ेगा। यदि प्रश्न आ गया तो उसमें ये देना पड़ेगा कि ये कोहरे से ढकी हुई है, धुंध से ढकी हुई। मतलब कोहरा इट मींस धुंध, इसका मतलब है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सड़क पर कौन होगा, बच्चा होगा। अगर बच्चा जब काम पर ही जा रहा है तो फिर सड़क पर खेलेगा कौन। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। देखो क्या शानदार बात उन्होंने कही, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, या फिर लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो बात आती हुई दिखाई देती है यहाँ पर कि ये प्रश्न शैली जवाब में कहीं न कहीं कविता को पूरा करने का प्रयास भी दिखाई देते हैं। यहां से आपका जो प्रश्न है वो एक प्रश्न ये है कि सड़क से ढकी हुई है, मतलब राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के संदर्भ में सड़क किससे ढकी हुई है। तो आपको वहां पर कि कोहरे से, तब आपको उत्तर देना पड़ेगा कि कोहरे से ढकी हुई है। फिर आगे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। ये प्रश्न आपके पास यहां पर धुआंधार वाला। अब देखो अंकल भी जजमेंट नहीं लगा पाएगा यदि प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पर पाठ पर पकड़ नहीं होगी। तो इन प्रश्नों का महत्व तो तभी पता चलेगा जब हम एक आध प्रश्न से आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे। क्योंकि आपको लगेगा अच्छा बच्चा खेल रहा है तो यार तालाब में गिरनी चाहिए, अरे यार बच्चा हो सकता है नदी किनारे खेल रहा होगा, अरे हो सकता है कि बच्चा जो है वो कुएं के पास खेल रहा हो, तो गेंदे तो इनमें गिरनी चाहिए, अंतरिक्ष में गिर गई गेंद। मतलब आप देखा कि उल्टा जो है किस प्रकार से कॉन्सेप्ट आया। आप सोच करके भी उसका उत्तर अंतरिक्ष नहीं लगा सकते कि आपको यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के संदर्भ में इसका उत्तर क्या लगाना पड़ेगा कि सारी गेंदें कहाँ गिर गई। तो उत्तर लगाना पड़ेगा आपको अंतरिक्ष में गिर गई है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को कौन खा गया। तो उत्तर आपके पास यहाँ पर आएगा दीमक, है ना। ये दो प्रश्न जो है इसमें कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हैं। फिर आगे,
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? ये प्रश्न अगला आपके पास यहाँ पर कि सारे खिलौने वो कहाँ दबते हुए दिखाई दे रहे हैं? खिलौना है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो कहाँ दब गए, तो उत्तर आएगा कि यार किसी कोठरी में दब गए, जो भी ऑप्शन देगा, या काले पहाड़ के नीचे। तो काले पहाड़ के नीचे दब गए इस कविता के संदर्भ में, और काले पहाड़ का मतलब यहाँ पर यही है कि बच्चों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। और कहाँ शोषण हो रहा है? उनको काम पर लगा दिए इसलिए उनका शोषण हो रहा है यहाँ पर, है ना। क्या किसी भूकंप में ढह गई है? मतलब यहाँ पर सारे खिलौने क्या किसी भूकंप में ढह गई है? सारे मदरसों की इमारतें, ये अगला प्रश्न आपके पास। क्या किसी भूकंप में, क्या भूकंप आ गया इसलिए मदरसे? अब यहाँ पर एक तो आपको इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि मदरसा क्या। तो बेसिकली आमतौर पर मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान है। मुस्लिम धर्म में 2 पॉइंट चलते हैं, एक मकतब और एक मदरसा। मकतब प्राथमिक शिक्षक के लिए चलता है, शिक्षा के लिए चलता है, और मदरसा जो है वो हाई स्कूल के लिए चलता है। तो उन्होंने कहा कि सारे मदरसे की इमारतें, मतलब पूछा प्रश्न इस प्रकार का कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि संदर्भ में सारे मदरसे की इमारतें ढह गई। तो किसमें, मतलब कि उन्होंने कवि ने प्रश्न स्टाइल में किया, सवाल स्टाइल में, कि क्या भूकंप में, क्या ज्वालामुखी में, और 2-3 ऑप्शन और आपको दे देंगे यहाँ पर, है ना। फिर क्या सारे मैदान, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन। आगे चलते हैं इसमें, यहाँ से 2 जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। सारे बगीचे खत्म हो गए हैं एकाएक, है ना। लाइन यहाँ से चालू हुई थी आपकी, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? बहुत शानदार प्रश्न किया। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी तो ज्यादा यह। फिर आगे यहां पर कि सारी चीजें हज़्ब मामूल। अब ये शब्द जो है वो आपके लिए हो सकता है इसमें कि यहां पर ये कठिन है। इस शब्द का मतलब आमतौर पर होता है यथावत, जैसा का वैसा, है ना। की है सारी चीजें हज़्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और कविता यहां पर इनकी समाप्त होती हुई दिखाई दे। तो आपको इससे रिलेटेड और जो क्या क्या बातें हो सकती है मैंने वो चर्चा करके आपको इसमें बता दी। चलते हैं अब यहां से प्रश्न की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, राजेश जोशी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1950, बी 1946, सी 1965, डी 1972। बिल्कुल सही जवाब सारे लोगों का उत्तर, क्योंकि आप सबको याद है 1946 में इनका जन्म होता है, 1946 में, स्वतंत्रता से पहले, है ना। ठीक बात है। इसमें चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। शानदार इसमें यहां पर क्वालिटी वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें वो 2 प्रश्न भी ऐसे आएंगे जो अभी आपकी निगाहों में नहीं आए, लेकिन परीक्षक ने यहां पर इस प्रकार के पाठ संबंधित प्रश्न पूछे हैं, उनको भी मैं आपको परिचय कराता हूं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? क्या शिक्षा का महत्व बता रही है? क्या प्रकृति की सुंदरता बता रही है? क्या आधुनिक समाज में विज्ञान का विकास बता रही है? नहीं। बिल्कुल सही यहाँ पर विमल और आदि लोगों का, प्रवीण लोगों का, सबका आंसर यहाँ पर सही है। बाल श्रम और बच्चों से बचपन छीनने की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। ये जिस्ट भी है। कभी कभी इस प्रकार के टाइटल्स को अगर पकड़ लिया जाता है तो फिर अपने प्रश्न इसमें से यहाँ पर गलत नहीं होंगे, इसी यहाँ पर उम्मीद है। फिर आगे की तरफ चले। इसमें राजेश जोशी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी मिला है, हाँ। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, हाँ। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, हाँ। तो फिर क्या आएगा उत्तर? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास कि सारे ही पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी भी मिला है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी 2002-03 वाला, और साहित्य अकादमी और माखनलाल चतुर्वेदी तीनों ही पुरस्कार जो है इनको मिले हुए हैं, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न। राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद किन भाषाओं में हुआ है? केवल हिंदी और अंग्रेजी में, केवल संस्कृत और हिंदी में, केवल मराठी और बंगाली में, अंग्रेजी में, रूसी में, जर्मन में, आदि कई भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ। और खुद भी इतने कलाकार थे कि इन्होंने भी यहाँ पर रूस के एक विद्वान जिनका नाम है व्लादिमीर मायाकोव्स्की, और एक हमारे यहाँ पर यही भर्तृहरि जैसे विद्वानों की कविताओं का इन्होंने भी बहुत अच्छे से अनुवाद किया। तो इस पार्ट का उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राजेश जोशी का काव्य संग्रह नहीं है? एक दिन बोलेंगे पेड़ है, मिट्टी का चेहरा है,
नेपथ्य में हंसी है। अब ये जैसे इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, है ना, ये किसी एग्जाम में आया हुआ जो है टाइटल आपके पास, जैसे अगर इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो आप आराम से पकड़ लोगे, क्योंकि लगेगा कि अरे गबन तो अपने भाई का है, प्रेमचंद का, है ना। चलते हैं यहाँ से, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर कि गबन इनका काव्य संग्रह राजेश जोशी जी का नहीं है। फिर आगे, राजेश जोशी ने किसकी कविताओं का अनुवाद किया है? ए कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद। आंसर है माइकोवस्की, व्लादिमीर माइकोवस्की, और एक नाम आपके पास आता है यहाँ पर भर्तहरि। इन दो की कविताओं का अनुवाद किया। इनकी कविताओं के नाम भी याद रखना, माइकोवस्की की भी और दूसरा आपके पास यहाँ पर भर्तहरि का भी, कि भर्तहरि का अनुवाद किस नाम से गया और माइकोवस्की का अनुवाद किस नाम से गया, ये याद रखना। प्रश्न जो है वो अपने को यहाँ पर मिल सकता है इसमें। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। राजेश जोशी की कविताओं में मुख्य रूप से किस प्रकार की भावनाएं व्यक्त होती है? कि ये रहस्य और रोमांच की बात करते हैं, प्रेम और सौंदर्य की बात, केवल प्राकृतिक चित्रण, सामाजिक अभिप्राय और मानव को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है, इस रिलेटेड वो बात करते हुए दिखाते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि ने किस विडंबना को उजागर किया? किस विडंबना को? बच्चों का खेलकूद से वंचित रहना, बाल श्रम की कड़वी सच्चाई, समाज की उदासीनता और आर्थिक असमानता। बिल्कुल, बच्चों का खेलकूद से वंचित रहना, बाल श्रम की कड़वी सच्चाई और समाज की उदासीनता और आर्थिक असमानता, इन सारी ही बातों को यहाँ पर उजागर करते हुए दिखाते हैं। और ये है आपका पास यहाँ पर उत्तर इसका क्या, तो ये आएगा इसमें यहाँ पर डी। नेक्स्ट, ये है प्रश्न आपके पास धुआंधार वाला, और इस प्रश्न का उत्तर जो है, बिल्कुल खुश रहो ब्रायन। आगे अपन इसमें यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं में काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं, है ना। ये प्रश्न आपके पास मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन एग्जाम डेट 2 अगस्त 2023 में यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से उन्होंने पूछा है। ये पाठ वहां पर भी था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं में काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं। अगर पाठ का मर्म आपको समझ में है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसका उत्तर लगाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए खुशहाली का काले पहाड़, बी अध्यात्म का काले पहाड़, प्रकृति के परिवर्तन का काले पहाड़, या समाज में व्याप्त शोषण का, जो बच्चों का शोषण हो रहा है उसकी वकालत करता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा सी। पाठ की थीम यदि समझ में थी तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे यहां पर एनी हाउ कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। इसी बात पर इस वाले वीडियो को अपने दोस्त लोगों के मध्य जो है शेयर कीजिए, है ना, और हो सके तो कभी कभी जो है स्टेटस पर भी आप लगाएं, ताकि आप जैसे और भी कुछ संगी साथी हैं वो बेनिफिट उठा पाए इन चीज़ों का। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपको जो है प्रश्न और ये चीज़ें कैसी लग रही है। चलते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर यदि माइंड डेवलप हो गया तो यहां से इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, राजेश जोशी की कविताएं किस तरह के संकट को उजागर करती है? केवल राजनीतिक संकट, तकनीकी विकास, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक अन्याय और दुनिया के नष्ट होने का खतरा। समाज, दुनिया, समुदाय, समिति, लोग, मानव, यह राजेश जोशी जी की थीम है ना। तो सामाजिक अन्याय और दुनिया के नष्ट होने का खतरा जो है, इसका आंसर यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मुख्य विषय क्या है? क्या ये शिक्षा का महत्व बताना चाहते हैं, बालकों के खेलकूद के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रामीण जीवन की इनकी विडंबना है, बाल श्रम की समस्या, जो हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 24 भी कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर मत लगाइए। तो जिस बात की तरफ यहां पर इसका आंसर है वो क्या है इसमें? ये है आपके पास यहां पर बाल श्रम की समस्या, इसका उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न नेक्स्ट, और मैं इसके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख करके देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर चाहिए इसका।
बच्चे काम पर जा रहे हैं में सारी गेंदें कहाँ गिर गई। बच्चे काम पर जा रहे हैं में सारी गेंदें कहाँ गिर गई। क्योंकि ऑप्शन देख लिए तो ऑप्शन में यदि पाठ का जिस्ट समझ में नहीं था तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे टीचर, इस प्रश्न का उत्तर तू गलत करेगा ऐसी पूरी संभावना थी। यह भी मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन एग्जाम 2 अगस्त 2023 को जो होता है उसका ये प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल इसमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा प्रॉपर शब्द को पकड़ना पड़ेगा दांगी जी, है ना। महेश, जो इसके उत्तर हैं अब इसमें से यहां पर देना। ए तालाब में, बी अंतरिक्ष में, सी नदी में, डी समुद्र में। तो आदमी जजमेंट लगाएगा, अरे इसमें तो गिर ही नहीं सकती, इसमें तो गिर ही नहीं सकती, बच्चा है तो तालाब के पास होगा या नदी के पास होगा, और लगाएगा और मरेगा, है ना। इट मीन्स यहां पर प्रश्न का उत्तर गलत होगा, आंसर यस। क्योंकि कविता का पाठ क्या कहां ले जाता है तुमको, तो कविता का पाठ तुमको ये कहता है बेटा इसका उत्तर क्या लगा, इसको काट मत, ये तेरे को टीचर बनाएगा ये प्रश्न। अंतरिक्ष में, क्योंकि स्पष्ट वहां पर लिखा हुआ है कि कहां, तो उत्तर आता है आपके पास अंतरिक्ष में। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या जाएगा, ये है आपके पास बी। इस बात को लेकर के इसमें यहां पर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों के मध्य पहुंचाते रहें इस प्रकार के रसास्वादन की चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को विवरण की तरह न लिखकर, देखो क्या बढ़िया है, विवरण की तरह न लिखकर किस रूप में पूछा जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि कहानी के रूप में नहीं, निबंध के रूप में नहीं, समाचार के रूप में नहीं, तो उत्तर आता है यहां पर कि प्रश्न के रूप में। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, तो यह है आपके पास यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, समाज बच्चों की इस स्थिति के लिए क्यों जिम्मेदार है। किस स्थिति के लिए, बाल श्रम की स्थिति के लिए क्यों काम करना पड़ रहा है बच्चों को। क्योंकि समाज ने उन्हें काम पर जाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि समाज में शिक्षा की कमी है, क्योंकि समाज उन्हें मनोरंजन के साधन नहीं देता, क्योंकि समाज में बाल श्रम के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया, क्योंकि समाज ने उन्हें काम पर जाने के लिए मजबूर किया। यह है इसका बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित करने का मुख्य कारण क्या है। क्यों उनको सुविधा नहीं मिल पाई पढ़ने की, है ना। क्यों उनको मनोरंजन के साधन खेल खिलौने नहीं मिल पाए। ए, अभिभावकों की लापरवाही, सरकार की नीतियां, समाज में व्याप्त वर्ग विभेद या स्कूलों की दूरी। ये गलत, ये गलत, ये गलत। पॉइंट अपने पास यहां पर यह है, समाज में व्याप्त वर्ग विभेद, पैसे वाला और पैसा वाला होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो वर्ग बनते जा रहे हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, ये बड़ी खतरनाक चीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न का यहां पर उत्तर क्या जाएगा, तो ये है आपके पास इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बाल श्रम उन्मूलन के लिए सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है। बच्चों को काम करने देना, शिक्षा को अनिवार्य बनाना और आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसीलिए भारत के संविधान में क्या शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। क्या शिक्षा जो है वो एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भी है। बच्चों को मुफ्त में भोजन देना, बच्चों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना और काम करने देना, बच्चों शिक्षा को अनिवार्य बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भारत के संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत अगर मूल अधिकारों की बात करते हैं तो 21वें नंबर के मूल अधिकार में, है ना, 21 के अंदर जो है वो वहाँ पर बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य, मतलब उनका अधिकार बनता है कि उन्हें शिक्षा दें। और उसी प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य पहले हमारे 10 हुआ करते थे वो 11 हो गए, तो वहाँ पर भी मौलिक कर्तव्य के रूप में भी आ गई कि माता पिता का भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को पाठशाला या विद्यालय भेजे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो ये है आपके पास इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट 17, निम्नलिखित में से कौन सा बाल श्रम का एक प्रभाव है। ए, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होना, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ना,
बच्चों को सामाजिक पहचान मिलना, बच्चों की आमदनी बढ़ना, बाल श्रम का एक प्रभाव और वो भी नकारात्मक वाला। अगर तुम उनको काम पर लगाओगे तो उनका मानसिक और उनका शारीरिक विकास जो है वो दोनों ही कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या जाएगा, तो ये पॉइंट अपने पास है यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 18, बच्चों को काम के बजाय किस ओर जाना चाहिए? खेत में ले जाएं, पाठशाला में ले जाएं, कारखानों में ले जाएं, खेल के मैदान में ले जाएं। अब देखो क्या है पता है, चलो मान लो ठीक है कि पाठ की समझदारी होगी तो इन दोनों को तो काट दोगे, लेकिन यहां कहीं ना कहीं इन दोनों में अटक ना जाए। तो यहां पर पहली फुर्सत में वो जिसकी बात करते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर पाठशाला में ले जाएं। ये पाठ जो है उधर की तरफ ले जाता है, क्योंकि पाठशाला में जाएगा तो खेल का मैदान ऑटोमेटिक वहां पर उसको मिल ही जाएगा को करिकुलर एक्टिविटी में, है ना। तो इसका उत्तर क्या है, बी। नेक्स्ट पॉइंट, बाल श्रम निषेध से संबंधित भारत में कौन सा कानून बना है? जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध प्रतिषेध करता है उसको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। उसके लिए हमारे यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन भी बने हैं, उसके लिए कानून भी बना है। तो कानून कौन सा है, तो बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986। ये बाकी के जो है इसका यहाँ पर उत्तर नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो ये पॉइंट अपने पास है इसमें ए। एक जानकारी के तौर पर जब ये पाठ पढ़ाया जाता है तब शिक्षक के द्वारा इस प्रकार की बातें की जाती है, क्योंकि नहीं तो फिर उनको जानकारी कैसे आएगी कि हमारे लिए क्या कोई सा ऐसा कानून भी बना हुआ है। तो एक टीचर का पाठ के साथ साथ में जो उसके पैरेलल चीज़ें होती है, क्योंकि पाठ में सब सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती है, वहाँ पर उसका एक मेन फोकस दे दिया जाता है। उसके बाद टीचर का ये दायित्व होता है कि वो बच्चों को बताते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कवि राजेश जोशी का सपना क्या है? ए, हर बच्चा खेलकूद करे, हर बच्चा पाठशाला जाए और अपने सपनों को साकार करे, बच्चे काम में अधिक रुचि ले, गरीब बच्चे अमीर बच्चों की तरह जीवन व्यतीत करे, हर बच्चा पाठशाला जाए और अपने सपनों को पूरा करे, है ना। क्योंकि उनको भी चांस तो मिलना चाहिए। पाठशाला जाने के बाद में पाठशाला में वो कितना कमाल करते हैं वो एक अलग बात यहाँ पर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 21, बच्चों के काम पर जाने को धरती के बड़े हादसे के समान क्यों कहा गया है? कि जब अगर बच्चा जो है इस प्रकार से काम पर जा रहा है तो उसको धरती के बड़े हादसे के समान बताया गया है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि यह बालकों के बचपन और भविष्य को नष्ट कर देता है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, क्योंकि इससे समाज का विकास होता है, क्योंकि यह बालकों के बचपन और भविष्य को नष्ट कर दे रहा है। इससे बड़ा हादसा जो है यहाँ पर धरती पर बड़े हादसे के समान बता। और वास्तव में तुम भी देखोगे, तुम्हारे गाँव की स्थिति देखो, तुम्हारे आसपास माता पिता की स्थिति देखो, कि जो तुम्हारे माता पिता स्कूल नहीं गए, अब तुम स्कूल गए और तुमने तुम्हारे घर की स्थिति को जो है वो चेंज किया, फर्क तो पड़ता है, शिक्षा के आने से इफेक्ट तो पड़ता है ना। तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि यह बालकों के बचपन और भविष्य को नष्ट कर देता है, ये जो है यहाँ पर हादसे के समान कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कविता में बच्चों के काम पर जाने की समस्या का मुख्य कारण क्या बताया गया है? कविता में कौन से, जो कविता आपके पास यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुचि न होना, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों की अधिक महत्वाकांक्षा है इसलिए वो काम पर जा रहे हैं, माता पिता का प्रेम न मिलना इसलिए जा रहे हैं, समाज की उदासीनता और आमतौर पर यहाँ पर घरों में पाई जाने वाली अमीर का और अमीर होना, गरीब का और गरीब होना, और ये जो आर्थिक तंगी का मैटर आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए जो है यहाँ पर मुख्य कारणों में से एक कारण कहीं न कहीं यहाँ पर देखते हैं या उसको पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समाज की उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है? ए, लोगों का आत्म केंद्रित होना, सरकार की नीतियां, बच्चों की लापरवाही, समाज में शिक्षा का बढ़ावा, लोगों का आत्म केंद्रित होना, समाज की उदासीनता, बाल श्रम के प्रति बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के संदर्भ में समाज की उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है? तो लोगों का आत्म केंद्रित होना, लोगों का अपना स्वार्थी होना। इसलिए जो है क्योंकि उनको पता है, बेसिकली 2 पॉइंट है स्वार्थी होना। एक जो काम पर भेज रहा है उसको पता है कि 5, 10, 15 रुपए 20 रुपए कमा करके लाएगा, और जो काम करवा रहा है उसको पता है कि बच्चा ज़्यादा एनर्जेटिक से काम करेगा, और जब मैं कोई काम कहूँगा चल रहे छोटू, तो छोटू जो है तड़ाक से दौड़ करके काम कर देगा, और यहाँ पर उसको पैसा भी कम देना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा, है ना।
तो इसका उत्तर क्या है कि लोगों का एक आत्म केंद्रित होना, स्वार्थी होना, ये पॉइंट इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट 24, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम को बढ़ावा देता है? लोगों की व्यस्तता और जागरूकता की कमी, स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के माता पिता का जागरूक होना, सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन अभियान। निम्न कौन सा कारक बाल श्रम को बढ़ावा दे रहा है? तो यहाँ पर लोगों में जागरूकता नहीं है और सब अपने अपने इसमें व्यस्त हैं। नहीं तो यहाँ पर बाकायदा भारत सरकार के द्वारा कानून भी बनाए गए हैं और संविधान के आर्टिकल 24 में तो लिख भी दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से इस प्रकार का जो है वहाँ पर काम लेना हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट, कवि राजेश जोशी के अनुसार बच्चों का काम पर जाना मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या को दर्शाता है? ए, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, शारीरिक कमजोरी, बच्चों की जिद की समस्या। अब यहाँ से प्रश्नों के नेचर पकड़ में आने लग गए। इसका उत्तर जाएगा आपके पास क्या? तो उत्तर है अपने पास यहाँ पर बी, सामाजिक और आर्थिक समस्या इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को आमतौर पर कहाँ कहाँ काम करते देखा जाता है? ए, स्कूलों में। अब देखो, अगर प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा ना, निपट जाएंगे। बच्चों को आमतौर पर तो पता चला स्कूलों में, लगा दो चलो, पर उसने कहा काम करते माल और बड़े होटल में, खेल के मैदान में, दुकानों में, ढाबों में और घरों में। यहाँ पर जो है आमतौर पर हम यहाँ पर इनको ज़्यादा देखते हैं क्योंकि माल और इस प्रकार के बड़े होटल्स में बेसिकली भारत के संविधान को फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई देते। ऐसी जगह हमको हमारे आसपास ये चाह रहे हैं। इसकी पार्ट्स के साथ आप बच्चों से इस प्रकार की जानकारी शेयर करो कि आप बच्चों को काम पर कहाँ देखते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग बाल श्रम के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते? ए, क्योंकि वे गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। बी, क्योंकि उन्हें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए कड़े नियम बना दिए, क्योंकि उन्हें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं इसलिए इनके खिलाफ यहाँ कदम नहीं उठाते लोग, इसलिए जो है चुप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को काम करने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ए, उन्हें स्कूल भेजना और उनकी आर्थिक मदद करना। बी, उन्हें प्रेरित करना। सी, बच्चों को घर के कामों में लगाना। और डी, उन्हें समाज से अलग रखना। उन्हें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करना नहीं है, न ये है न ये। बच्चों को स्कूल भेजना और साथ साथ में उनकी आर्थिक मदद करना, ये जो है आपके पास इस प्रश्न का सटीक उत्तर जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट, समाज में बाल श्रम की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? ए, लोगों को आत्म केंद्रित बनाकर, नहीं। जागरूकता बढ़ाकर और शिक्षा को अनिवार्य बनाकर, हाँ। बच्चों को कम उम्र में नौकरी देने से या केवल सरकार पर निर्भर रहने से? तो आंसर आपके पास है जागरूकता बढ़ाकर और शिक्षा को अनिवार्य बना करके जो है हम यहाँ पर इसमें मुख्यतः भूमिका निभा सकते हैं या बाल श्रम को दूर कर सकते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का उद्देश्य क्या है? ए, समाज को ये बताना कि बच्चे भी काम कर सकते हैं। बच्चों के प्रति उदासीनता को बढ़ावा देना, बाल श्रम की समस्या पर समाज को जागरूक करना और बच्चों को घर के बाहर भेजने के लिए प्रेरित करना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम की समस्या पर समाज को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये है आपके पास यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं से संबंधित मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्वालिटी वाइज जो है इसमें यहाँ पर चर्चा कर लिया। सामान्यतः छोटी कविता है, बहुत जल्दी आप इस पर यहाँ पर ग्रॉस्पिंग बना सकते हैं, आपका काम इसमें यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और अगर आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या आपको लगा, इस पार्ट आपको कैसा और कितना समझ में आया, इससे रिलेटेड आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके दें और अपने दोस्तों यारों को भी ये चीज़ें शेयर करें। तो इस पार्ट को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।